सहित आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के दिन की बधाई और अनुवाद के क्षेत्र में काम करने के कारण मैं यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ, तो नवीन जी बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं प्राध्यापक नहीं हूँ, अनुवाद के सिद्धांतों और थियरी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन अनुवाद का काम बचपन से कर रही हूँ। मेरी मातृभाषा गुजराती है। जन्म महाराष्ट्र के बम्बई शहर में हुआ और चारों ओर लोग मराठी में बोलते थे, तो मैं भी बड़ी स्वाभाविकता से मराठी में बोलने लगी थी। स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाते थे। मेरी माँ ने बांग्ला भाषा सीखी थी और वे बांग्ला उपन्यासों का गुजराती में अनुवाद करती थी। तो मैंने और मेरी बहनों ने बांग्ला सीखने के लिए बंग भाषा प्रसार समिति के क्लास ज्वाइन कर लिया और 3 वर्ष का कोर्स किया, परीक्षा दी और पुरस्कार भी मिले। उसके बाद उड़िया चित्रकार से परिचय हुआ, प्रेम हुआ, विवाह किया और उड़िया भी सीख ली। तो इस प्रकार बड़ी सहजता और स्वाभाविकता से भाषाएं जुड़ती गई और उसके साथ साथ मेरे अनुवाद कार्य का दायरा भी विस्तृत होता गया। अब मैं गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हूँ और अन्य भाषाओं से अनुवाद करती हूँ। तो किसी भाषा में कुछ रोचक पढ़ा तो उसे अन्य भाषा के पाठकों के साथ साझा करने का मन करता है और उसका अनुवाद कर लेती हूँ। पहले तो इन तीनों भाषाओं में कई पत्रिकाएं और अखबार छपते थे और उनमें मेरा मौलिक लेखन और अनुवाद भी छपते थे। पाठकों को इन अनुवादों के माध्यम से अन्य भाषा के साहित्य और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता था और मेरा भी अनुवाद के प्रति उत्साह बढ़ता रहता था। यूँ देखा जाए तो हमारे बहुभाषी देश में प्राय सभी लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। कहा जाता है कि विश्व में लगभग 7,000 मातृभाषाएं हैं, लेकिन उसे बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। हमारे देश का भी वही हाल है। भाषा जब तक बोली जाएगी, व्यवहार में रहेगी, तब तक भाषा और उससे जुड़ी संस्कृति जीवित रहेंगे। आज सुबह के अखबार में पढ़ा कि भूटान के पास के प्रदेश में टोटो नाम की भाषा बोली जाती है और अब केवल 1600 लोग ही इस भाषा में बोल पा रहे हैं। आज के जागरूक भाषाविदों ने इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। यह भाषा इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज की टेक्नोलॉजी का ये वरदान है। 2018 की यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 42 भाषाएं लुप्त होने की कगार पर है। किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग केवल 10,000 हों तो वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और उसके साथ उसकी संस्कृति भी। सर्वाधिक लुप्त प्राय भाषाएं आदिवासियों की है। रोजगार की तलाश में लोग स्थानांतरण करते हैं, नई जगह की भाषा सीखते हैं और उनके बाद की पीढ़ी मातृभाषा भूल जाती है। हमारे घर में उड़िया और गुजराती दोनों भाषाएं बोली जाती थी। दोनों प्रदेशों का खान पान, त्यौहार, रीति रिवाज सब कुछ बड़ी स्वाभाविकता से हमारी अपनी संस्कृति के पहलू थे, जीवन से जुड़े थे। हमारी संतानों ने भी यह सब बड़ी सहजता से अपना लिया। बच्चों के लिए पहली पाठशाला तो घर ही है ना। हम जो कुछ भी सीखते हैं वह बेकार नहीं जाता। जीवन में कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता ही है। वर्ष 1972 के नवंबर में मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ज्वाइन किया था। उन दिनों वहाँ भारत की 13 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन होता था और प्रत्येक भाषा के संपादक हुआ करते थे। हम अपनी अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े काम करते थे। प्रत्येक भाषा के उपन्यासों, निबंधों, जीवनियाँ, बाल साहित्य
इत्यादि के अनुवाद करवाए जाते थे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि प्रत्येक भाषा की संस्कृति की पहचान, यानी उनके रीति रिवाज, खान पान, त्योहार, सामाजिक एवं भौगोलिक परिवेश, उसका अर्थव्यवस्था पर, धार्मिक आस्थाओं पर असर, सौहार्द, तनाव, सब कुछ प्रकट होता था। तो अनुवाद की संस्कृति पनपती रहेगी तो संस्कृति का भी अनुवाद होता रहेगा, पहचान बनी रहेगी। आपने इस सब की नीति कथाओं के बारे में सुना होगा, कुछ पढ़ी भी होगी। वर्ष 1828 में बापूलाल शास्त्री पंड्या ने अंग्रेजी पुस्तक ईसप के फेबल्स से इसका गुजराती में अनुवाद किया था। जहाँ नीति की बात हो, मानव मूल्यों की बात हो, उसकी कथाएं किसी एक भाषा या संस्कृति के दायरे में सीमित नहीं रहती है, सभी को लागू होती है। हाँ, अनुवादक अपनी भाषा और संस्कृति के अनुरूप फेरबदल कर लेते हैं। एक फ्रेंच शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम था मिस्टर बर्किन। उन्होंने बच्चों की पसंद की कहानियाँ, कविताएं, घटनाएं और चुटकुलों का संग्रह अपनी भाषा में प्रकाशित किया था। 1831 में यह पुस्तक गुजराती में प्रकाशित हुई। उसका शीर्षक था बाल मित्र भाग 1 और 2। अब इस पुस्तक का अनुवाद फ्रेंच या अंग्रेजी से नहीं किया गया था, उसके मराठी संस्करण से किया गया था। तो अनुदित भाषा में मूल भाषा की संस्कृति की झलक तो आ ही जाती है, पर अनुवाद केवल भाषांतर है या अनुवाद है या फिर रूपांतरण है, यह तो अनुसंधान का विषय बन जाता है। भारत और विदेश की पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ अलग अलग स्वरूपों में बड़ों के लिए और बालकों के लिए भी भारत की प्राय सभी भाषाओं में उपलब्ध है। बचपन में मैंने बंगाल के लेखक शरद चंद्र और मराठी लेखक वी.स. खांडेकर के कई उपन्यास गुजराती में पढ़े थे। इतने बढ़िया अनुवाद थे कि लगता ही नहीं था कि यह अनुवाद है। उन दिनों इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब इत्यादि का अस्तित्व ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा लाभ यह था कि पुस्तकों से जुड़ाव होता था और लगाव भी होता था। गुजरात के जाने माने लेखकों ने विश्व साहित्य के बहुत सारे अनुवाद, संक्षिप्तीकरण और रूपांतरण किए हैं। कई बार तो पात्रों के नाम और परिवेश बदलकर अन्य भाषा की कहानी या उपन्यास को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक को वह पुस्तक गुजराती की मौलिक पुस्तक ही लगे। यही है नए कलेवर की सफलता। अनुवाद सही होना, प्रवाही होना तो बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में NBT द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेले में रूस और चीन की बाल पुस्तकों के स्टॉल लगते थे। इन पुस्तकों में बहुत सारे रंगीन चित्र होते थे और ये पुस्तकें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध थी। उनकी कीमत भी बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए वहाँ खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन उनके अनुवाद की भाषा में इतनी गलतियाँ होती थी कि धीरे धीरे उनकी खपत बंद भी हो गई और वो स्टॉल भी फिर नहीं रहे। अनुवाद खराब हो तब भी उसका एक लाभ है और वो ये कि हमें मूल पुस्तक के अस्तित्व का, उसके लेखक का, उस देश की संस्कृति का पता चलता है। एक ही पुस्तक के एक से अधिक अनुवाद भी पाए जाते हैं, नए स्वरूपों में भी पाए जाते हैं। महात्मा गांधी ने मूल संस्कृत में लिखी गई भगवद गीता सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद के कारण पढ़ी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल बांग्ला पुस्तक गीतांजलि को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध था। वे इस पुस्तक को प्राप्त करने वाले पहले कवि और पहले बिन यूरोपीय व्यक्ति थे।
गीतांजलि श्री को उनके हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए बुकर प्राइज मिला क्योंकि उसका अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड छप चुका था। तो ये तीनों अनुदित पुस्तकें केवल भाषांतर ही नहीं, संस्कृत, बांग्ला और हिंदी भाषाओं से जुड़ी संस्कृति की भी परिचायक हैं। भाषांतर या अनुवाद करने वाले को दोनों भाषाओं का और उनसे जुड़ी संस्कृति का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अच्छे अनुवादक कहावतों और मुहावरों का भाषांतर नहीं करते। जिस भाषा में अनुवाद हो रहा हो उसके परिवेश से, समाज से उसी अर्थ की कहावत या मुहावरा लेना होता है। जैसे कि बांग्ला में एक मुहावरा है, गाछे कांठाल गोफे तेल, यानी कि कटहल अभी पेड़ पे है लेकिन घर पर बैठे हुए साहब अपनी मूंछों पर तेल लगा दिया है, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये कटहल कब पेड़ से तोड़ा जाएगा, कब घर आएगा, कब कटेगा और कब उनको खाने के लिए मिलेगा। तो ये सारी प्रक्रिया बीच में वो भूल रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसे मुहावरों का शाब्दिक अनुवाद करना उचित नहीं है, पर इस अर्थ के मुहावरे भारत की प्राय सभी भाषाओं में हैं। जैसे कि गुजराती में अगर मुझे ये लिखना हो तो मैं कहूँगी कि भैंस भागोड़े छाछ छागोड़े ने घरमा धमाधम, यानी भैंस अभी चारागाह में है, फिर उसका दूध निकाला जाएगा, फिर दही तो दूसरे दिन ही मिलेगा, तब जाकर छाछ बनेगी, लेकिन घर में छाछ को लेकर बहस हो रही है। तो अर्थ को समझना है और उसको अपने परिवेश के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार इनका अनुवाद करना है। मुहावरों के साथ रोचक कहानियाँ भी जुड़ी होती हैं जिसमें उस प्रदेश की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है। उदाहरण के लिए एक राजस्थानी कहावत देखिए, कै कड़ बैठे ऊंट, हिंदी में कहते हैं किस करवट बैठे ऊंट। हिंदी की इसकी संदर्भ कथा इस प्रकार है कि एक मालिन और एक कुम्हारिन ने मिलकर एक ऊंट किराए पे लिया। बोरे के एक और मालिन की हरी सब्जियां भरी थी तो दूसरी ओर कुम्हारिन की मिट्टी के बर्तन। अब रास्ते में गर्दन टेढ़ी करके ऊंट मालिन की सब्जियां खाने लगा तो कुम्हारिन मन ही मन मुस्कुराई क्योंकि ऊंट मिट्टी के बर्तन तो खाएगा नहीं। मालिन उसका चेहरा देखकर बोली, इतनी जल्दी खुश होने की कोई बात नहीं है, देखें आगे ऊंट किस करवट पर बैठता है। थोड़ी दूर जाकर ऊंट जमीन पर बैठा और लौटने लगा और मिट्टी के सारे बर्तन चकनाचूर हो गए। ये मुहावरे का अर्थ यही है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, किस पर क्या गुजरने वाली है, हमें पता ही नहीं। इस कहावत का मूल वही है जहाँ रेगिस्तान है और ऊंट भी है, लेकिन अगले क्षण की अनिश्चितता दर्शाने वाली कहावतें अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार सभी भाषाओं में पाई जाती है। अनुवाद करते समय मैंने एक बात और देखी कि एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग भाषाओं में नितांत भिन्न होता है। जैसे हिंदी का शब्द संशोधन यानी सुधार करना, कुछ घटाना बढ़ाना, जैसे कि हम पुस्तकों के कुछ संस्करणों में छपा देखते हैं संशोधित संस्करण। इसी शब्द का अर्थ गुजराती में है रिसर्च, संशोधन को हम रिसर्च कहते हैं। और हिंदी शब्द रिसर्च के लिए हिंदी शब्द है अनुसंधान। अब गुजराती में अनुसंधान यानी पहले की किसी वस्तु के साथ जुड़ना, यानी कि एना अनुसंधान में, यानी कि उसके संदर्भ में, उसके बारे में। तो शब्द वही है, लेकिन अगर मुझे दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो मैं उसका गलत उपयोग कर लूँगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या अर्थ है और गुजराती में क्या अर्थ है। इसीलिए अनुवादक की योग्यता के बारे में हमेशा कहा जाता है कि दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य है। अब व्यक्ति शब्द,
हिंदी और गुजराती दोनों में है, अर्थ भी एक ही है, लेकिन हिंदी में वो पुल्लिंग है और गुजराती में स्त्रीलिंग है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं एक से अधिक भाषाओं से अनुवाद करती हूँ। कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ कि इस अर्थ का यह शब्द कौन सी भाषा का है। तब मैं उस भाषा का शब्दकोश देखती हूँ। मैंने कई भाषाओं के शब्दकोश रखे हैं, यही है मेरे अस्त्र और शस्त्र। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण है, उससे भी कई उलझन हो जाती है। अब बांग्ला और उड़िया में व्यक्ति की क्रिया से पता नहीं चलता कि वह स्त्री है या पुरुष। जैसे कि बांग्ला में कहेंगे शे बोशे अच्छे, उड़िया में से बसी छी, हिंदी में वह बैठा है या बैठी है, गुजराती में ए बैठो छे कि बैठी छे। बांग्ला और उड़िया में नहीं पता चलेगा कि वो पुरुष है या स्त्री। अब अंग्रेजी में सर्वनाम के कारण ही और शी का प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया दोनों के लिए एक ही है, ही इज सिटिंग, शी इज सिटिंग। गुजराती में तो नपुंसकलिंग भी है, न्यूटर जेंडर, जो हिंदी में नहीं है। जैसे कि गुजराती में जीवड़ू बैठू हतू, जो हिंदी में कीड़ा बैठा था। तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अनुवाद का कार्य हम सोचते हैं इतना आसान नहीं है, कभी भूल भुलैया सा लगता है। एक बार हम लोग बम्बई से पूना अपनी मोटर कार में गए थे। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे। तब तो लोकेशन दिखाने वाले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो पिताजी ने गाड़ी रोककर पास खड़े हुए एक आदमी से हमें जहाँ जाना था उसके बारे में पूछा। उस आदमी को उस जगह का पता नहीं था। वह मराठी में बोला, पुढे जाऊं बिचारा। अब पुढे जाऊं तो समझ में आया कि आगे जाके, पर बिचारा ये गुजराती में है सोचना, विचार करो। तो हम सोचने लगे कि पुढे जाऊं आगे जाके सोचना क्या है, बात नहीं समझ में आई। तो पर रास्ता पूछते पूछते किसी तरह पहुँचे। एक और मज़ेदार मराठी वाक्य है, तू मला भयंकर आवडते। इसका हिंदी में अनुवाद होगा, तुम मुझे बहुत ही मतलब अत्यंत पसंद हो। अब गुजराती में भयंकर शब्द तो है, लेकिन उसका अर्थ है भय पैदा करने वाला, और आवड़वू क्रियापद भी है, लेकिन उसका अर्थ है मुझे आता है, आई नो हाउ टू डू इट। तो शब्द वही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं। तो जब तक भाषा और संस्कृति दोनों की पर्याप्त जानकारी ना हो, तब तक अनुवाद कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। वैसे देखा जाए तो हम हर वक्त अनुवाद करते रहते हैं। हम अपने आसपास जो देखते हैं वह छाप, उसका बिंब के रूप में वो हमारे मन में प्रवेश कर जाता है, उसका स्वरूपांतर हो जाता है। फिर वह बिंब एक विचार बन जाता है, विचार का स्वरूपांतर शब्दों में हो जाता है। जब हम उन शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, और मौखिक शब्दों को हम लिखित शब्दों में अनुदित करते हैं, उनका मुद्रण भी होता है। फिर वो मुद्रित शब्द रेडियो पर प्रसारित होते हैं, या जब उन्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं तो वो फिर से मौखिक बन जाते हैं। तो रूपांतरण का यह चक्र जीवन भर चलता रहता है। यह अनुवाद ही तो है, अनुवाक, यानी जो मूल के बाद बोला जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। अनुवाद कार्य में विषय और साहित्य प्रकार का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे कि मैं वैज्ञानिक या गणित की पुस्तक का अनुवाद नहीं कर सकती, इन विषयों के जानकार ही उसका अनुवाद कर सकते हैं। सारे प्रशासनिक शब्दों की भी मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि प्रशासनिक शब्दावली का प्रकाशन भारत सरकार ने किया है। उनके पन्ने पलटे तो एक शब्द देखा, ट्रांजिट ड्यूटी, यानी संक्रमण शुल्क। अब संक्रमण शब्द तो कोविड के दिनों में बीमारी के संदर्भ में ही जाना था, ये नहीं पता था कि एक शुल्क भी होता है। लोक साहित्य का अनुवाद
कोई भी अनुवादक आसानी से नहीं कर सकता। यहाँ लोक साहित्य की भाषा और संस्कृति दोनों को जाने समझे बगैर उसका अनुवाद करना मुश्किल है। जिस अनुवादक को इस कार्य में रुचि हो, जो इस विषय के प्रति सहृदय हो, वही सफल अनुवाद कर सकता है। लोक साहित्य का निरंतर बहता प्रवाह है और आदिवासी बोलियों में भी विपुल लोक साहित्य प्राप्त है। ये बोलियां खड़ी बोली से बिल्कुल अलग है। साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत कुछ संस्थाओं ने 3-4 लोगों को साथ बिठाकर भी अनुवाद करवाए हैं। यह प्रयोग भी सफल रहा है। पुराने धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कार्य अनुवादकों के छोटे छोटे समूहों में हुआ करता था। प्रत्येक शब्द के अनुवाद पर विचार विमर्श होता था और फिर योग्य शब्द का चयन किया जाता था। कई वर्षों पहले साहित्य अकादमी ने भी ऐसा एक प्रयोग किया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। गुजराती के कवि गुलाम मोहम्मद शेख की कविता थी। अनुवादकों में प्रयाग शुक्ल जी और मैं, हम तीनों ने साथ बैठकर शेख की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। कविताओं का अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। वह प्रामाणिक तो होना ही चाहिए। कविता की लय और प्रवाह, उसका लालित्य संजो कर रखा जाए, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मुझे 2 काव्य संग्रहों का उन पर काम करने का अवसर मिला था। एक संग्रह अंग्रेजी में था, ये है पंखा। उसकी सारी कविताओं का विषय था पंखा। हाथ का पंखा, सीलिंग का पंखा, पुराने ज़माने का रस्सी से खींचे जाने वाला पंखा। कवि भारत की विभिन्न भाषाओं के थे। कुछ कवियों ने अपनी कविता का अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजा था, कुछ का मैंने करवाया और कुछ कविताओं के मैंने स्वयं अनुवाद किए। चित्रकार जतिन दास के हस्त पंखों की प्रदर्शनी के सिलसिले में ये इन कविताओं का संग्रह किया गया था और केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उसका प्रकाशन किया था। इसमें हमारे प्राध्यापक देवशंकर नवीन जी की मूल मैथिली में लिखी गई 2 कविताएं भी हैं, जिनका अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने ही किया है। अब आगे से कहे कि नहीं करूँगा तो पकड़ लेना। मुझे एक और अवसर मिला था आधुनिक गुजराती कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने का। ये है ये पुस्तक और इसका प्रकाशन भी केंद्रीय साहित्य अकादमी ने किया है। कविता का अनुवाद करने में सृजन का आनंद मिलता है और जब मैं अपनी ही कविता का अनुवाद करती हूँ तो उसमें और आनंद आता है, क्योंकि वह निजानंद के लिए होता है। मैं छूट भी ले सकती हूँ। दूसरों की कविता के अनुवाद में मैं कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई छूट नहीं ले सकती। मेरी ही एक कविता हिंदी और अंग्रेजी में सुनाती हूँ। तो पहले मैं हिंदी पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है जब रेत ही सरहद हो। सरहद के इस पार हो या उस पार, छाई है रेत ही रेत, एक ही रंग की रेत है। यह थार की मरुभूमि मंटो की कहानी सी। कौन सा हिंदुस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ रुकूं, किस धरती पर चलूं। चेहरे एक से हैं, एक सी जुबान, कौन सही है कौन गलत, बताना नहीं आसान। रेत कहीं बंधती नहीं, इधर से उड़ी उधर जा गिरी। बादल बारिश की तरह बिना किसी बंदिश के करती मनमानी। इंसान खींचता लकीरें और बंध जाता खुद की जंजीर में। मन करता है बीज बन जाऊं, चिड़िया की चोंच से टपक कर कहीं भी उड़ जाऊं। बादल बारिश और रेत की तरह सरहद के इस पार या उस पार, ज़मीन हो या मरु उद्यान,
यह धरती मेरी और तुम्हारी भी, हवा हम सब की और मानवता भी। हम दिखते हैं अनेक पर वास्तव में हैं एक, लकीर के इस पार या उस पार, या फिर 7 समुंदर के इस पार या उस पार। अब इसका मैं अंग्रेजी अनुवाद सुनाती हूँ। When the sand is the border, whether on this side of the border or on the other, sand of the same color is all over. This is the desert of Thar, where Manto's crazy character asked, which is Hindustan and which is Pakistan? I also ask, on which land do I walk when the sand is the border? Faces are the same, so is the language. Who is right? Who is wrong? Who will decide? Sand flies from here and settles there. It freely moves like the clouds and the rain. No one can tie it up. And yet, man draws lines, gets tied up by his own shackles. I wish I can become a seed and get dropped from a sparrow's beak and sprout anywhere like the clouds, sand, and the rain on this side of the border or on the other. The earth is ours, so is the air, water, and the sky. We do look many, but we are one, on this side of the line or on the other, or even on this side of the ocean or on the other. बहुत धन्यवाद आप सभी का।